नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम काव्य प्रकाश में जो अगला आपके विषय वस्तु जो प्रश्न लगा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। इससे पूर्व हमने काव्य के प्रयोजन पढ़े और उसके उपरांत हमने काव्य के हेतु पढ़े। उसके उपरांत हमने काव्य का लक्षण पढ़ा जो आचार्य मम्मट अनुसार काव्य का लक्षण है, उसको हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं आचार्य मम्मटेन प्रतिपादित काव्य भेदान निरूप्यत। तो आचार्य मम्मट द्वारा जो काव्य के भेद बताए गए हैं उनका निरूपण कीजिए, ऐसा यहाँ ये प्रश्न दिया गया है। आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, उसका उत्तर आपको देना होगा। तो आइए देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने जो काव्य के भेद बताए हैं वो किस प्रकार बताए हैं। आचार्य मम्मटेन काव्यस्य भेद त्रयम कृतम। जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने काव्य के 3 भेद किए हैं। सबसे पहला है उत्तम काव्यम, दूसरा है मध्यम काव्यम, तीसरा है अवर काव्यम या अधम काव्यम भी इसे कहते हैं। ये 3 भेद आचार्य मम्मट करते हैं। एतेषां त्रयाणां संक्षिप्तं विवेचनं निम्नलिखितम् अस्ति। इन तीनों का वर्णन, संक्षिप्त वर्णन नीचे लिखा गया है। आइए देखते हैं। उत्तम काव्यम, सबसे पहले उत्तम काव्यम इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्य वाच्याद ध्वनिर्बुद्धि कथितः। यहाँ पर देखिए ये काव्य प्रकाश का एक कारिका है, वो ली गई है। काव्यम इदम वाच्योद मुख्यार्थ व व्यंग्यार्थस्य अतिशय आधिक्य उत्तम भवति। अर्थात देखिए यहाँ पर जो उत्तम काव्य है उसके विषय में आचार्य कह रहे हैं, इसे ध्वनि काव्य भी कहते हैं। उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। तो वाच्यार्थ की अपेक्षा काव्यम इदम वाच्यार्थ मुख्यार्थाद व व्यंग्यार्थस्य अतिशय आधिक्य उत्तम भवति। अर्थात जो वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का प्रमुख होना उत्तम काव्य कहलाता है। जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्य अधिक महत्व रखता होगा, व्यंग्य अधिक दृढ़ होगा, वहाँ उत्तम काव्य होगा। विद्वांसः त्वमेव काव्यम ध्वनि इति कथ्यते। विद्वान इस काव्य को ध्वनि काव्य भी कहते हैं। अत्र व्यंग्यार्थः वाच्यार्थम अतिक्राम्यति। यहाँ पर जो व्यंग्यार्थ है वो वाच्यार्थ पर प्रतिक्रमण करता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं। निश्चयच्युत चंदनम स्तनतटम निमृष्ट रागो अध्रो नेत्रे दूरमंजने पुलकिताः तन्वेयम तनु। मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्या ज्ञात पीड़ागमे वापिम स्नातुमितो गतो असि न पुनस्तस्याधम स्थानांतिकमा। तो इस प्रकार ये उदाहरण दिया हुआ है। इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं। अर्थ होगा, हे झूठ बोलने वाली दूती, हे झूठ बोलने वाली दूती, तू अपने बांधव जनस्या ज्ञात पीड़ाग में बांधव नायिका के ऊपर जो बीत रही है, उसे जो दुख हो रहा है उसे नहीं जानती। अतएव तू यहाँ से बावड़ी नहाने गई थी। उस अधम नायक के पास नहीं, यह तेरी दशा से सूचित हो रहा है। देख तेरे स्तनों के ऊपर से, स्तनतटम, स्तनों के ऊपर से ऊपर के भाग का जो चंदन है वो हट गया है। नीचे के होठ का रंग बिल्कुल साफ है। निश्चय
चंदनम, जो चंदन है वो हट गया है स्तन तटों का, और जो नीचे का होठ का रंग है वो बिल्कुल साफ हो गया है। नेत्र पूर्णतया अंजन रहित हो गए हैं, जो नेत्र हैं वो पूर्ण रूप से अंजन रहित हो गए हैं, जो उनमें स्याही लगी थी वो हट गई है, और यह तेरा दुबला पतला शरीर रोमांचित हो रहा है। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो यहाँ पर जो व्यंग्य रूप में कहा गया है कि तुम नायक से मिलने गई थी, इस तरह की चर्चा यहाँ की गई है, लेकिन ऐसा यहाँ बोध नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ व्यंग्य के रूप में ये प्रतिपादित किया गया है। अत्र त्वम नायकस्य पार्श्वे रमण्यार्थम गता आसी, यहाँ पर तुम नायक के पास रमण्यार्थ में गई थी, ऐसा व्यंग्यार्थ अयम अधमय इति पदेन व्यंजित भवति, यहाँ पर व्यंग्यार्थ अधिक व्यंजित होने के कारण हो रहा है। अत्र वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारक जनकः अस्ति, यहाँ जो वाच्यार्थ है वो व्यंग्यार्थ से अधिक चमत्कारक हो रहा है। अतः एतद उत्तम काव्य से उदाहरणम अस्ति, इसलिए यह उत्तम काव्य का उदाहरण यहाँ कहा गया है। मध्यम काव्यम देखते हैं। मध्यम काव्यम, इसे गुणीभूत व्यंग्यम काव्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणी भूत व्यंग्यम। मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्यम काव्य भी कहते हैं। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तो मध्यमः, अर्थात वाच्यार्थ या तो व्यंग्यार्थ के समान महत्व रखता होगा या फिर उससे अधिक प्रभावी होता है, वहाँ पर मध्यम काव्यम माना जाता है। अत्र व्यंग्यार्थ गुणीभूत भवति, अर्थात व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ न विशेष चमत्कारा भवति। आचार्य मम्मटः कथयति यत् मध्यम काव्य व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ न अतिक्राम्यति। आचार्य मम्मट कहते हैं कि मध्यम काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का अतिक्रमण नहीं करता, उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता। उदाहरण रूप देखते हैं। ग्राम तरुणम तरुण्याः नववंजुल मंजरी सनात्करम पश्यन्त्याः भवति मुहुर्नित्राम मलिनी मुख छाया। मलिनी मुख छाया, ये इसका उदाहरण है। अर्थ देख लेते हैं। ग्राम तरुणम अर्थात जो गांव का युवक है। तरुण्या मतलब कहते हैं लड़की को, तरुण्या का अर्थ होता है लड़की। नव अंजुल मंजरी सनातकर्म, अर्थात उसने जो वेतस है, वेतस वृक्ष की ताजी मंजरी को हाथ में लिया हुआ है। किसने? गांव के एक युवक ने। युवक को बार बार देखकर जो युवती है, तरुण्यः युवती, पश्यन्तः भवति, उसे बार बार देखकर उसकी मुख आभा, मलिनः मुख छाया, जो उसकी मुख आभा है वो कैसी हो रही है? मलिन हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, जो वेतस के लता ग्रह में गांव के तरुण से मिलने का संकेत करने के बावजूद वह यहाँ पर जो तरुण है, जो लड़का है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है। इस कारण से यहाँ मध्यम काव्यम है। अत्र वंजुल लता ग्रहे मेलनस्य संकेत दत्वा त्वम न आगतः, अर्थात जो वेतस के लता ग्रह में गांव के तरुण के मिलने का जो संकेत यहाँ पर जो वो कन्या दे रही है, वो उसे समझ नहीं पा रहा है, इसलिए व्यंग्यार्थम अयम वाच्यार्थाद गौण अस्ति। यहाँ पर व्यंग्यार्थ की अपेक्षा जो वाच्यार्थ है वो गौण होने के कारण यहाँ पर मध्यम काव्य है। अतः उदाहरणम इदम मध्यम काव्य से, ये इसलिए यह मध्यम काव्य का उदाहरण है। अवर काव्यम देखते हैं। अवर काव्यम क्या होता है? इसे अधम काव्यम कहते हैं और दूसरा चित्र काव्य भी कहते हैं। चित्र काव्यम भी कहते हैं, इसे याद रखेंगे।
शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तवरम स्मृतम, अर्थात व्यंग्य का वितांत अभाव होना, व्यंग्य का वितांत अभाव होना, उसमें केवल शब्दगत और अर्थगत चारुता ही दिखाई देना, इस प्रकार के काव्य को अधम काव्य कहा जाता है। व्यंग्यार्थ रहितम काव्यम अवर काव्यम भवति, व्यंग्यार्थ से रहित काव्य अवर काव्य होता है। इदम काव्यम द्विविधम भवति, ये काव्य दो प्रकार का होता है, एक तो शब्द चित्रम, दूसरा है अर्थ चित्रम। पहला है शब्द चित्रम और दूसरा है इसका भेद अर्थ चित्रम। चित्रेण अभिप्राय अस्ति यत् काव्यम गुणालंकार युक्तम भवति, चित्र का अर्थ चित्र से अभिप्राय है कि जो गुण अलंकार से युक्त काव्य होता है। अत्र व्यंग्यार्थस्य अस्फुट शब्द चित्रस्य उदाहरणम, देखिए इसका उदाहरण दिया हुआ है। स्वच्छंदोल्छंद कच कुहश्छातेत्राम्बु छटाः मूर्छन मोह महर्षि विहित स्नाना अन्वीन का हाय वह भी घादु घदु दयो दार दुर्दरी दीर्घा दरिद्रुद्रुम द्रोहो द्रेक महोर मेदुर मदा मंदाकिनी मंदताम, ये इसका उदाहरण है अधम काव्यम का। अर्थात देख लेते हैं। वह गंगा आपके अज्ञान को शीघ्र नष्ट करे, वह गंगा मंदाकिनी गंगा के लिए प्रयोग हुआ है। वह गंगा आपके अज्ञान को शीघ्र नष्ट करे, जिसके स्वतंत्र उछलते हुए और स्वच्छ जल प्राय प्रदेश के खड़ों के प्रबल जल की परंपरा महर्षियों के अज्ञान का नाश करने वाली है, और जिस जल परंपरा में वे लोग स्नान एवं नित्य नियम क्रिया करते हैं, जिसकी कंदराओं में तरंगों में चोट से ऊपर के भाग गिर जाने के कारण बड़े बड़े मेंढक दिखाई देते हैं, और विस्तृत एवं सघन वृक्षों के घिराने के कारण अत्यधिकता से युक्त लहरें हैं, जिसका गहरा मद है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा। तो ये अधम काव्य का या अवर काव्य का उदाहरण यहाँ पर आचार्य ने दिया है। यद्यपि अत्र कवे मंदाकिनी विषयक प्रतीति अपि अभिव्यंजयते, परम अयम व्यंग्यार्थ अस्फुटतरः अस्ति, अथ च कवे तात्पर्यम केवलम अनुप्रास चमत्कारे अस्ति। यद्यपि यहाँ पर मंदाकिनी के विषय में, गंगा के विषय में प्रतीति भी होती है, अभिव्यंज्यते परम, परंतु यहाँ जो व्यंग्यार्थ है वो नदारद है, वो दिखाई नहीं देता। इस कारण से यहाँ जो कवि का तात्पर्य है वो अनुप्रास चमत्कार है। इस प्रकार से हम काव्य के भेद समझ सकते हैं। काव्य के तीन भेद होते हैं। पहला है उत्तम काव्यम, दूसरा है मध्यम काव्यम, तीसरा है अवर काव्यम। उत्तम काव्यम, मध्यम काव्यम और अवर काव्यम। उत्तम काव्यम को क्या नाम से और जानते हैं? ध्वनि काव्यम के नाम से भी। और मध्यम काव्यम को गुणीभूत व्यंग्य काव्य के नाम से भी जाना जाता है। और अवर काव्य को अधम काव्यम और चित्र काव्य के रूप से भी जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे अच्छे से। इसी के साथ आपका धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पा सकें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।